अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों को लेकर इस देश में चल रहे एक बड़े आंदोलन में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। बहनों भाइयों, इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का ये लगातार जारी है। हम साल भर की तरफ होने को आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्थिति बहुत चिंताजनक होती जा रही है। क्या इस देश की सरकार, इस देश के राजनीतिक दल, इस देश का मीडिया और इस देश के प्रबुद्ध जन, किसान यूनियन, ये मिलकर कोई रास्ता नहीं निकाल सकते कि हम अपने किसान भाइयों को मनाकर, उन्हें समझाकर, कोई समाधान देकर वापस उनको खेतों की ओर भेजें, न कि एक टकराव के रास्ते पर बढ़ने दें उनको? क्या कारण है कि नवंबर से चल रहे इस आंदोलन का अब तक कोई समाधान नहीं निकला है? दिल्ली के तीनों बॉर्डर आज भी सीज पड़े हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद यह आंदोलन डिगा नहीं, टिका नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत होता जा रहा है। क्या यह हमारा आपका एक समाज के रूप में कर्तव्य नहीं है कि हम सब आगे बढ़ें और इस मसले का समाधान दें? क्योंकि सरकार का अड़ियल रुख और किसान यूनियन भी अपने मुद्दे पर टिकी हुई हैं और इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। यह गंभीर चिंता का विषय है। एक समाज के रूप में यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम सब भी आगे मिलकर आएं और इसके समाधान निकालने की पहल करें। हमें सरकार और किसान यूनियन के बीच एक कड़ी बनना पड़ेगा ताकि हम इस गतिरोध को तोड़ें। क्योंकि अगर किसान भाई इस तरह से आंदोलनरत रहे, इस तरह से धरनारत रहे, तो आने वाले वक्त में कृषि की पैदावार प्रभावित होगी, किसानों का मन छिन्न भिन्न होगा, उनका मन दुखी होगा। तो जिसका अगर मन दुखी होगा तो वो अपने कार्य को पूर्ण कैसे करेगा? क्या हम अपने हजारों लाखों करोड़ों किसान भाइयों को दुखी करके कोई कानून उन पर थोप सकते हैं? या कानून बनाने की कोई बाध्यता है, वक्त की जरूरत है? तो क्यों ना इन किसान भाइयों के साथ बैठकर सरकार कानून के मसौदे पर चर्चा कर ले और इसको बेहतर बनाया जाए। कानून जिसके लिए बनाया जा रहा है, अगर उसको स्वीकार नहीं है तो बनाने वाले को चाहिए कि वो जिसके लिए बना रहा है उससे कंसल्ट करे, बात करे। और मेरा शुरू से यह मत रहा है कि बात करने के लिए बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि बात बनाने के लिए बात जरूर होनी चाहिए। यह देश इतने लंबे समय तक अपने किसान भाइयों को सड़क पर आंदोलन करते नहीं देख सकता। मैं गांव में जहां बात करता हूं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, किसानों के मन व्यथित है। आप किसी किसान भाई से बात करेंगे, उनके मन की पीड़ा है। और यह सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि वो जनता की पीड़ा को, किसानों की पीड़ा है तो उसको किसी ईगो से न जोड़कर उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। जनवरी से यह बातचीत बंद पड़ी हुई है। हम जुलाई के अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ रहे हैं और हम इसका समाधान नहीं दे पाए हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। और डेमोक्रेसी में मेरा यह मानना है कि बातचीत होनी चाहिए। हम बातचीत के जरिए दुनिया के पेचीदा से पेचीदा मसले का समाधान निकाल लेते हैं। दुनिया भर के झगड़ों में आप कहीं भी दुनिया में देखें, किसी दो देशों के बीच झगड़े चल रहे हो तो बातचीत के टेबल पर सुलझते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री इश्यूज बातचीत की टेबल पे सॉल्व हुए हैं। जंग के मैदान में मुद्दे हल नहीं होते। जंग के मैदान में सिर्फ जंग होती है, उसका लॉजिकल सॉल्यूशन टेबल पर बैठकर पॉलिटिकल लोग करते हैं। मैं अभी भी इस मत कहूं कि इस मामले पर बैठना चाहिए, दोनों पक्षों को बैठना चाहिए। जरूरत पड़े सिविल सोसाइटी, जुडिशियरी, मीडिया इंगेज की जाए। इस मामले का समाधान निकाला जाना उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए बेहतर है, पंजाब के भविष्य के लिए बेहतर है, हरियाणा के लिए भविष्य के लिए बेहतर है और पूरे देश के किसानों के भविष्य के लिए बेहतर है, भारत के समाज के लिए बेहतर है। हमें किसानों को कोई आरोप लगाकर यूं ही सड़क पर बैठे छोड़ नहीं देना चाहिए। यह मेरा बहुत स्पष्ट मत है और हमें इस विषय पर बातचीत करनी पड़ेगी। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक इस मसले का समाधान नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुने, फिर आज हम कुछ महत्वपूर्ण और बड़े नेताओं को भी मैंने आमंत्रित किया है, हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे उनके सामने। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ
ये दो तीन बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि तीनों काला कानून चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया जा रहा है। हम सबकी मांग है कि ये काला कानून वापस होना चाहिए। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो यहाँ केजरीवाल जी नहीं है कि यहाँ पे आपको टेंट में एसी लगा हुआ मिलेगा, यहाँ सलाखें मिलेंगी अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक अति महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। मैं उनको जोड़ना चाहूँगा। राकेश टिकैत जी मुझे सीधे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। आप कल लखनऊ में थे, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और आपने ऐलान किया है कि आप लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, यानी दिल्ली बॉर्डर को सीज कर, जैसे आपने कर रखा है, आप लखनऊ बॉर्डर सीज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली की लड़ाई को आप लखनऊ लेकर क्यों आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, दिल्ली की लड़ाई तो भाई, हम अगर कर्नाटक में जा रहे हैं, ट्रेन से लोग, कर्नाटक के लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, तो हमने कहा भाई बेंगलोर को दिल्ली बना लो। अगर गोरखपुर से लोग हमारे ट्रेन में चलते हैं, अगर बनारस से लोग ट्रेन में चलते हैं, तो किसान ट्रेन में नहीं चल सकता आज। अगर उसके सर पे टोपी है, गमछा है, तो उसको पूर्ण रूप से पाबंदी है कि उसको वहीं उतारा जाए। ये हालात आज हो रहे हैं कि हमारे लोग आ नहीं सकते। भाई जब नहीं आ सकते तो भाई वहीं आंदोलन कर लेना। भाई पहले भी ट्रेन में तो लोग चलते थे, टिकट लेकर चल रहे, बगैर उसके चल रहे, सब तरह के लोग जाते हैं ट्रेनों में। ऐसा कहाँ हुआ कि आपको ये लगा कि हमने पहली बार देखी? भारतीय ट्रेनों पर बैठने से रोका जा रहा है? ये तो सब जगह स्टेशनों पर फिर बता देंगे जी। जिस दिन लखनऊ से बैठेंगे या गोरखपुर से चलेंगे, हर पुलिस स्टेशन को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी गांव से लोग दिल्ली में ना जाएं। जो भी लोग आते हैं वो चोरी छुपे बस में बैठ के टोपी जेब में रख के तो आते हैं, नहीं तो सब पकड़ लेते हैं। ये तो दिल्ली में भी है। दिल्ली की मेट्रो में आप चल कर दिखा दो। अगर दिल्ली की मेट्रो में ग्रीन गमछा है तो आप जा नहीं सकते। दिल्ली में अगर किसान है और उसने टोपी झंडा ले रखा, वे 5 आदमी भी तो दिल्ली की सड़क पर को नहीं चल सकते, उनको पुलिस पकड़ लेती है। तो ऐसे हालात तो हमने पहले कभी देखे नहीं कि किसान की इतना हालात हो गए कि अपना वो झंडा और बैनर लेके क्या देश में सड़कों पे कहीं जा नहीं सकता। वो झंडे तो सब पार्टी के हैं, आप अपने लगाते हैं सब। आप मैं तो यहाँ विधानसभा पर कहा एक पार्टी के झंडे लग रहे हैं। आप लखनऊ को दिल्ली क्यों बनाना चाहते हैं? मसला क्या है? क्या आपको लगता है कि अगर लखनऊ पर दबाव बनाएंगे तब दिल्ली जरूर सुनेगी? अगर हमारे अगर आप लखनऊ पे दबाव बनाएंगे तो दिल्ली आपकी जरूर सुनेगी? हाँ सुनेगी। क्यों? ये जो पुलिस वाले हैं, अगर एक भाई को यह अपराध कर देता है तो दूसरे वाले को थाने में बैठा ले। तो भाई भारत सरकार अगर नहीं सुन रही तो भाई उत्तर प्रदेश को कहेंगे हम, ये हमारी बात रखेंगे वहां तक, दिल्ली तक। ओके, हमारे लोगों आते जाते को दिल्ली में मत रोक के जी। हाँ, यानी आप लखनऊ सीज करके उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनाव के समय कुछ परेशान करने की नीयत रखते हैं आप? ना परेशान कहाँ कर रहे हैं। अभी तो चुनाव तो 7 महीने बाद में। हम तो यहाँ पे पंचायत करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, मंडल वाइज, और उसमें गन्ने का भुगतान का एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का है। यहाँ के आलू के किसान की समस्या यहाँ पे है। यहाँ पे एमएसपी पे खरीद नहीं होती, कागजों में बहुत खरीद होती है लेकिन वैसा खरीद नहीं होती जी। वो एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे बिजली के रेट भी पूरे देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में है। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो गेहूं पैदा करते हैं वो हमारा 3,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, उस पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के सरकार नेताओं का भी सब्सिडी आपने देती है। स्टेटमेंट सुना थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि अगर राकेश टिकैत यहाँ प्रदर्शन करने या लखनऊ सीज करने आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ फलाने की सरकार है और वो आपको सलाखों के पीछे भेज देंगे। और भेज दो, हम क्या मना कर रहे हैं, हम तो अब भी उत्तर प्रदेश की जमीन में बैठे हुए हैं, भेज दो।
भाई पुलिस प्रशासन का तो काम है सरकारों का कि सलाखों के पीछे भेजना, सलाखों के पीछे जब इनकी मनसा आएगी हमारे से रुक जाएंगे ये। क्या अपनी बात कहना सलाखों के पीछे जाना है क्या? जी, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव के भाई पहले जिस तरह से एक पार्टी ने, जी हाँ आप बोलें अपनी बात जिस पूरी तरह करें। से एक पार्टी के विधानसभा के सामने झंडे लगे हुए हैं, क्या विधानसभा किसी एक पार्टी की है या ये सरकार की, किसी सरकार की है? वहां पार्टी के झंडे, तो फिर तो वहां दूसरा भी कोई झंडे लगा सकता है, कोई ऐतराज तो होना नहीं चाहिए। विधानसभा पे जो झंडे लगे हुए हैं आपने अगर देखे हो तो कल उसके डिवाइडर पे आप देख लेना, कल हम भी लगवा देते हैं वहां पे, अगर ठीक लगता है तो भाई विधानसभा के सामने हम भी लगवा देते हैं उसके दीवार पर झंडे। ऐसा प्रतीत होता है आपकी कल बातों देखा से है मुझे और आपके बयान से कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस, और आपने जो काम बंगाल में किया है वही आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो मुझे कार्यक्रम मिला है वो बताता है कि आप 75 जिलों में और 18 मंडलों में कमिश्नरी में आप महापंचायत करेंगे और 5 सितंबर से आप इसका आगाज करने जा रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ, 5 सितंबर में बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में होगी, उसके बाद में मंडल वाइज हम अपने प्रोग्राम रखेंगे, फिर हम जिलों में भी जाएंगे, उत्तराखंड में भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, हम मध्य प्रदेश में भी जाएंगे, उड़ीसा में भी जाएंगे, तो हम तो सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश में कोई पाबंदी तो है नहीं कि हम ना जाएंगे। तो हम आप जब पंजाब में भी महापंचायत जाएंगे। करेंगे तो उस महापंचायत का राजनीतिक एजेंडा क्या होगा? के खिलाफ कुछ ऐलान करेंगे या बीजेपी के खिलाफ कुछ एजेंडा है किसानों के लिए आपके मन में? आप क्या करेंगे इसमें? नहीं, सरकार का होगा, बीजेपी का क्या मतलब हमारे से? देखो, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारा है भारत सरकार से, स्टेट सरकारों से। हमारे जो भी मसले हैं वो यहाँ की सरकार से है, दिल्ली सरकार से है, भारत सरकार से है, स्टेट की सरकारों से है, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमारा क्या जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? भाई वे मुख्यमंत्री तो हमारे भी तो होंगे और वे मुख्यमंत्री आपके भी होंगे, वे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसी मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना तो फिर मुख्यमंत्री पद से हटाओ, उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दो, अगर इतना ही लगा। पर यहाँ तो आपको बार बार कि चेतावनी दी जा रही कि हम राकेश मुख्य- टिकैत अगर लखनऊ में कुछ ऐसा करने का प्लान करोगे तो जेल भेज दिया जाएगा। अरे जेल जब भेजेंगे जब चले जाएंगे, जेल की भी कोई ऐसी चीज है क्या? जेल तो अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, जेल में तो 18 महीने रहे, वे भी चौधरी चरण सिंह जी भी जेल में रहे। तो सब लोग जेल में, कोई हम गलत काम करेंगे भाई जेल भेज दियो। बीजेपी को मतलब लगता है देश कि में इस अगर चुनाव हमने का कहा कि इस्तेमाल 12 आप उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए कोई व्यापक योजना बनाकर कारपेट बॉम्बिंग करने की तैयारी 5 सितंबर से कर रहे हैं और ये बीजेपी की चिंता है। हम ये कह रहे हैं कि ये तो अपने प्रचार कर रहे हैं ना, अपने प्रचार करो, ये हम भी प्रचार वाहन बना लेंगे, हम भी करेंगे। भाई ये बता दो कि गन्ने का कह रहे कि जी गन्ने का हमने सब भुगतान कर दिया, क्या 14 दिन में गन्ने का पूरा भुगतान इन्होंने कर दिया? कितना पैसा आज भी बजाज शुगर फैक्ट्रियों पे, इन फैक्ट्रियों पे हैं, क्या सारा भुगतान हो गया? क्या गेहूं की पूरी खरीद एमएसपी पे इन्होंने करी? बहुत बड़ा घोटाला प्रदेश में हो रहा है जी। तो ये जो सारे इशू हैं हम तो उठाएंगे ना। ये क्या इशू उठाना, सही बात कहना देश में गुनाह है प्रदेश में कहीं पे भी? तो उत्तर प्रदेश को बिजली के लेकर रेट आपकी इतनी हरियाणा में व्यापक इनकी और सरकार ठोस है। योजना जो बन रही है उसको लेकर सत्तारूढ़ दल परेशान है। ना, परेशान होने की क्या जरूरत है भाई? हरियाणा में भी इनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है। हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर है बिजली का रेट एग्रीकल्चर का, और यहाँ पे 175 रुपया है। भाई जो खट्टर साहब है उनसे कमजोर तो हमारे योगी जी है नहीं भाई, उनके कंपटीशन करना चाहिए ना उनसे। इनको 30 रुपया करना चाहिए और फिर हम इनका भी धन्यवाद कर देंगे जी कि भाई हमारा मुख्यमंत्री खट्टर से मजबूत है। बताओ, अगर खट्टर से ये मजबूत ना हो तो बताओ
वे तो प्रधानमंत्री की दौड़ में है, 2022 में इनको प्रधानमंत्री बनना है, तो ये तो काम इन्हें कर देना चाहिए। इतना उत्तर प्रदेश में है, जब तक इलेक्शन हो इतने काम कर कर अपना जाए प्रधानमंत्री की दौड़ में जाए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बनना, तो दौड़ में लगना चाहिए ना, फिर प्रदेश का फिर अपना काम संभालेंगे बढ़िया। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन्हें है काम राकेश करना टिकैत जी? चाहिए अब। ना हमें तो कुछ नहीं, हमें तो वोट देनी है अपनी, हम दे देंगे, किसको देना है हम दे देंगे। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ना हम नहीं लड़ना चाहते जी चुनाव। 15 अगस्त को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है राकेश टिकैत जी? 15 अगस्त को तो राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे हम, वो गांव-गांव में भी फहराए जा सकते हैं, वो जिले में भी रहेंगे, उसकी प्लान बनाएंगे पूरी। और दिल्ली में भी जो गाजीपुर बॉर्डर है इस पे भी लोग ट्रैक्टर्स आएंगे, तो यहाँ पे भी दिल्ली की जो ज़मीन है वो दिल्ली बॉर्डर के नज़दीक ही, तो वहाँ पे भी हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे अपना। आपने कल किसान लखनऊ में प्रेस फहराएगा और हम कॉन्फ्रेंस में ये जवानों कहा को कि भी भारतीय कहते हैं जनता कि- पार्टी के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। क्या आप अपने इस बयान पर कायम हैं? नहीं नहीं, ना 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 ना, हमने नहीं कहा, मेरा एक बयान नहीं है कोई भी, और ओके। कभी बयान नहीं है। ओके, बताओ कहाँ गया? अखबारों में आज हमने नहीं छपा कहा। हुआ था आपका स्टेटमेंट इस तरह से। नहीं नहीं, गलत, वो गलत छापा है जिसने भी छापा। हमारा किसी का कोई बहिष्कार करने का, हमने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हमें क्या वो है कि किसी का हम बहिष्कार करे, वे भी अपना काम कर रहे, ये हम भी अपना काम कर रहे। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी वाले तो खामखा हमारे साथ उलझ रहे आन के, इनसे क्या मतलब हमारा, इनकी ना सरकार इनकी है। क्या बात तो कर रहे हो? देश में भारतीय जनता सरकार है, पार्टी की कंपनी सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार। में है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड ना, बहुमत ना। की सरकार दिल्ली में है। कहाँ है? आप मुझे ऐड दिखा दो, 2013 के 14 के ऐड दिखा दो मुझे, उसमें लिखा था कि अब की बार बीजेपी की सरकार, उसमें ये लिखा था अब की बार मोदी सरकार। बताओ, अगर कहीं आप ये बता दो तो भाई बताओ, क्यों आपने विज्ञापन छापे इनके सारे अखबारों में विज्ञापन छपे? अगर ना छपे हो तो बताओ इनकी सरकार कहाँ है? इनके तो जो बड़े नेता थे वे बयान नहीं दे सकते, वे कहाँ हैं वे लोग? उनसे बयान दिलवा दो जरा। वे जो लोग काम करते थे साथ में, एक विचारक आदमी थे वे, जो वैचारिक रूप से काम करते थे, ग्राउंड लेवल पर काम करते थे, उन्होंने जी, गांव-गांव जाकर उन्होंने काम करा, वे तो बंद हैं आजकल, कहीं बयान नहीं उनके आते, उनके बाहर पुलिस बैठा रखी है, वे बयान नहीं दे सकते। कहीं उनकी बात आपकी हो तो आपके चैनल पे जरा उनसे बात कर लेना आप, अगर आपकी बात हो जाए तो। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है आपकी बात सुनकर कि आप कुछ गहरी प्लानिंग कर रहे हैं? अच्छा, बिना गहरी प्लानिंग करके सरकार मान जाएगी? तो क्या प्लानिंग है हम बताओ बिना तो गहरी सही, थोड़ा प्लानिंग खुलो ना। के- ये बंद बंद में आप अरे बात नहीं, कर रहे हो, नहीं, ये थोड़ा सा प्लानिंग मुझे थोड़ा उलझन दे बतानी रहा है। चाहिए। खुलकर बोलो ना। प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए। प्लानिंग तो आपने बताई थी, आपको तजर्बा होगा प्लानिंग बताने हाँ, का। खूब हो गया। अगर ना ज्ञान हुआ हो तो भाई आप और दिखा दो हमारे पक्ष में, हाँ, भाई त- और दिखा तभी दो, तो आज कौन आपको सा बिठाए चैनल हैं। दिखाएगा? तभी आप देखो, आज बिठाए। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। आप हमारे पक्ष में दिखाओगे भाई, छापे पड़ेंगे। अभी कहाँ, अभी तो आपका ऑफिस बगैर नक्शे के बना हुआ है, जी, ये भी आपका टूटेगा। अभी आपका घर बगैर नक्शे के बना हुआ है, वो भी टूटेगा। आपके यहाँ जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, इनके घर तालाब में बने हुए हैं, वे भी टूटेंगे। अभी देखा है क्या आपने? आप तो तजर्बा लेना ना। अभी ऐसे कैसे सरकार ऐसे पढ़ना छोड़ देगी आपका? जो भी किसान के पक्ष में, देश के पक्ष में बोलेगा, सरकार के पक्ष में बोलने वाला ही राष्ट्रद्रोह कहा जाता है, सत्ता का विरोधी राष्ट्रद्रोह कहा जाता है। ये अब यहाँ मेरा पे एक अंतिम हम सवाल है अपनी बात आपसे। कह रहे हैं। ये तो साल भर की तरफ ये आंदोलन बढ़ हाँ जी। रहा है, इसका कोई समाधान आप लोग निकालेंगे? कैसे करेंगे? ये कब तक अंतहीन, कब तक चलेगा? नहीं, हमने ये कहा है कि समाधान भारत सरकार बातचीत करे तो समाधान निकलेगा।
अगर भारत सरकार कंडीशनल बातचीत करेगी कि कानून तो वापसी नहीं होंगे और आप बात कर लो, करेक्ट। तो बात क्या कर ले, जब इन्होंने कह दिया कि कानून वापसी नहीं होंगे, कंडीशन लगा के बात करी। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, देश में व्यापारी बड़ा है या देश की पार्लियामेंट बड़ी है? पार्लियामेंट बड़ी है। नजरों में कौन बड़ा है? पार्लियामेंट बड़ी है। अच्छा, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हो। उनके गोदाम पहले बनेंगे, पार्लियामेंट में कानून बाद में आया, तो क्या व्यापारियों ने पार्लियामेंट को हैक कर लिया, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट की विचारधारा पे कब्जा कर लिया, देश के संविधान को अपने तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करा जाता है? उनके गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए, तो ये बात समझ में नहीं आए कुछ। जरा ये इसकी चर्चा जरूर आप लोग करना कि गोदाम कब बने और कानून कब बने। बिल्कुल ठीक तो है। पार्लियामेंट में भी व्यापारी की जो बड़ा उद्योगपति है उसकी पहुंच चली गई, तो देश बिकेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, खरीदार आ गए देश में, ये कंपनी राज देश में से भगाना पड़ेगा। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह बिल्कुल जरूर बातचीत करती वह हमारे से। देश में कंपनी की सरकार है तो वह बात नहीं करेगी, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर अटक जाता है जी। इसलिए भारत सरकार बातचीत नहीं कर रही। मैं आपका बहुत आभारी हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज मेरे साथ इस परिचर्चा के लिए निकाला है। मैं आपका बहुत आभारी हूं राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश टिकैत अपने मुद्दों पर लगातार कायम, उसी तरह ललकारते हुए जैसे कि वो पहले ललकार रहे थे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मेरे साथ नेहा शालिनी दुआ भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम सीधे नेहा जी का रुख करते हैं। राकेश टिकैत की बात वो बड़ी गंभीरता से सुन रही थी। राकेश टिकैत जी बड़े कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नेहा जी, आपने सुना होगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया उनके आरोपों पर जानना चाहता हूँ। देखिए ब्रजेश जी, वैसे तो मैं लास्ट के 1 मिनट पहले जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी सुनी कि देश बड़ा या पार्टी बड़ी, कुछ इस टाइप की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या बात कर रहे होंगे। तो मैं ये पूछती हूँ, ये पार्टी, ये देश जय जवान और जय किसान वाला देश है, जो हमारी पार्टी भी इसी बात पे विश्वास रखती है, जय जवान और जय किसान। हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं और किसानों की इज्जत करते हैं, लेकिन हम ब्लैकमेल करने वाले की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जवान ही क्यों ना हो, चाहे वो किसान हो, ब्लैकमेल की हम इज्जत नहीं करते और ना हम किसी तरीके का ब्लैकमेलिंग सहेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ आप कंडीशनल, आप बोल रहे हो कि सरकार कंडीशन रख रही है, आप कंडीशन रख रहे हो। यहाँ ये वाले कुछ किसान नेता हैं जो बैठ के सिर्फ कंडीशन तय कर रहे हैं कि अगर बिल कैंसिल किया जाएगा, रिपील करा जाएगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि राकेश टिकैत ब्लैकमेल कर रहे हैं? राकेश टिकैत ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 2 बार पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और दोनों बार हार चुके हैं, और इस बार भी ट्राई कर लें। मेरे को पूरी उम्मीद है अभी भी किसान उन्हें करारा जवाब देश देगा, हरा कर ही देगा, क्योंकि देश जानता है, किसान जानते हैं कि ये पार्टी जो है भाजपा पार्टी, वो किसानों के हित की बात करती है। अरे हम तो बड़े टिकैत जी की इज्जत करते थे, तभी उन्होंने इन बिलों को लाना चाहा, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को चाहा कि उसके अनुसार चला जाए, और आज हम उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। हम ये छोटे टिकैत जैसे डकैत को नहीं मानते, हम बड़े टिकैत। अच्छा, ये डकैत हैं? बिल्कुल है, ये है, और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम किसी तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं ओके, हरनाम सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनका जवाब सुने। इज्जत करते रहेंगे, थैंक यू। लेकिन ऐसे ब्लैकमेलिंग एक किसान की हम बात नहीं सुनेंगे। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। मैं चाहता चाहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी बारी बोले तो हम एक अच्छी डिबेट आयोजित कर पाएंगे। हरनाम सिंह, 2 बातें कही हैं नेहा जी ने। एक, राकेश टिकैत ब्लैकमेलर हैं और राकेश टिकैत डकैत हैं। हाँ, तो पिछली बार तो हमने इनको चुन के दोनों जगह सत्ता में ला दिया। इस बार इनकी जो भाजपा की वोट है उस पर डकैती डालेंगे, तब इनको पता चलेगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं
वो चाहे यहां से लेके भारत सरकार तक कोई भी इनका प्रवक्ता है, इनके वहां ब्रजेश जी एक पर्चा जारी होता है, जैसे हमारे वहां ईंट गिनने वाले मुंशी होते हैं ना, लेबर गिनने वाले मुंशी होते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ये हालत है कि अपने मन से वो कुछ नहीं बोल सकते, उनको लिख के एक पर्चा दे दिया जाता है, वो आके सामने मेज पे रख के उसको पढ़ते हैं और इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको अगर राकेश टिकैत जो ये मैडम कह रही हैं, लगते हैं। हाँ, नहीं हम तो नहीं कह सकते, हमारे नेता हैं, किसानों के नेता हैं जी। लेकिन इनको देखेंगे, प्रवक्ता जी को कहीं मिली तो महिलाओं से इनको मिलाएंगे। आप धमकी दे रहे हो नेहा जी को? नहीं, धमकी नहीं दे रहे। धमकी दीजिए, धमकी दे रहे हैं आप? ये धमकी हम है तो धमकी वमकी नहीं देते। देखो ब्रजेश जी, महिलाओं से मिलेंगे नेहा जी तो प्लीज, मुझे पिटवाएंगे। नेहा जी आपने बात रख दी, मैं पूछ रहा हूँ ना, मुझे कोई बात पूछने नहीं, दीजिए। हम पिटने के लिए तैयार हैं। नेहा जी हम मुझे पिटने पूछने के लिए दीजिए तैयार प्लीज। हैं, लेकिन ब्लैकमेल नहीं ऑल होंगे। प्लीज मुझे पूछने दीजिए, आप क्या धमकी दे रहे हैं हरनाम सिंह? हम धमकी नहीं दे रहे हैं। तो पहले दिन से आज 8 महीने 2 दिन आंदोलन के हो गए हैं जी। हम तो भारतीय जनता पार्टी को समझा रहे हैं कि समझ जाओ, नहीं, अन्यथा आपके नेता ने ये क्यों धमकी दी कि लखनऊ में ऐसा कर देंगे, दिल्ली बना देंगे? ये क्या बात हुई? नहीं तो क्या कोई पंडित जी ने बताया है कि यहाँ जो है लखनऊ में आंदोलन नहीं कर सकते हैं, या कोई आचार्य जी ने बताया है? राम मंदिर बन रहा, वहां से कोई आवाज आई है कि नहीं किसान जो है लखनऊ में आंदोलन नहीं कर सकते? नेहा जी प्लीज अपनी बारी में बोले, प्लीज अपनी बारी में बोले, इनको बोल लेने दें, अपना पक्ष रखने दें। हाँ, अपनी बात कंप्लीट करें। मुझे भी दे रहे हैं ना। हाँ, मैं दूंगा आपको टाइम, आप अपनी बात रखिएगा, हम सिस्टमैटिक डिबेट बनाएंगे, सबकी बात चलनी चाहिए। ओके, बोलिए हरनाम सिंह, कंप्लीट करिए। हम ये कह रहे हैं क्या किसी आचार्य जी पंडित जी ने बता दिया है कि लखनऊ में आंदोलन नहीं हो सकता है? और रही बात अगर सरकार के दिमाग में कोई ये वहम है कि लखनऊ में आंदोलन, जैसे कि अभी टिकैत साहब से आप पूछ रहे थे, जेल देखो टिकैत साहब तो कल आए थे सुबह और गांव में रुके थे हमारे वहां, ठीक है, और वो जैसे आम आदमी होता न वैसे चलते हैं। सरकार को इससे बढ़िया कौन मौका था? बता देते तो हम पकड़ा देते, बता देते कि टिकैत साहब कहा तो हम बता देते। ऐसी कौन सी बात है? मतलब सरकार कानून पे नहीं बात करेगी, एमएसपी पे बात नहीं करेगी, बिजली की दरें बढ़ाई उस पे बात नहीं करेगी, डीजल के रेट बढ़े उस पे बात नहीं करेगी, 4.5 साल में 5 आने गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए, 12,000 करोड़ से ज्यादा हमारा गन्ने का बकाया है, इनके घोषणा पत्र में था कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। देखो ये धीरे धीरे होने दो, अब 8 महीने हो गए, 9वां महीना आएगा, फिर 9 महीने के बाद कुछ और होगा, फिर इसका बर्थडे मनाया जाएगा, इसका बर्थडे मनाया जाएगा। जी शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को जोड़ना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। ये किसान आंदोलन अब मुझे लग रहा है कि बहुत अंतहीन सिलसिला चलता जा रहा है और इसका कोई अंत नहीं मिल रहा है, कोई इसका समाधान नहीं मिल रहा है। देश में किसान भाइयों के आंदोलन को इतना लंबा चलना, ये देश, किसान और समाज तीनों के हित में नहीं है। इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा? ब्रजेश भाई, पहले तो मुझे सिर्फ 3 बातें कहने का जरूर मौका दीजिएगा कि ब्रजेश मिश्रा जिंदाबाद, भारत समाचार जिंदाबाद और आपके सारे साथी वीरेंद्र सिंह सहित जिंदाबाद। आप मेरी आवाज फिर से वापस आने लग गई। जी मैं ठीक कराता हूं, आप बोलते रहें लेकिन अपनी जगह पर है। ये जिस हिसाब से आप लोगों ने एक सम्मान की लड़ाई लड़ी है, रीढ़ की हड्डी की लड़ाई लड़ी है, इतिहास आप लोगों को याद रखेगा और इतिहास में आप लोगों ने अपने आप को दर्ज करा दिया। खैर ये बात यहीं तक, इससे ज्यादा नहीं। आप जो बात कह रहे थे किसानों की ना, कि कहते हैं कि आज समाज में सिर्फ यही गीत गाया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी धमकी पर उतर आई है और जिस तरीके से ये लोग धमकी दे रहे हैं, ये लोग असम के और मिजोरम का बॉर्डर तो शांत नहीं कर पा रहे और किसानों को धमकी दे रहे, लगातार किसी को डकैत कह रहे, किसी को चोर कह रहे, किसी को ब्लैकमेलर कह रहे, कभी किसी को मवाली कह देते हैं और कभी किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी और किसी को अफगानिस्तानी। क्या इस तरीके से बातें होती हैं? दूसरी तरफ कहते हैं हम 1 कॉल दूर हैं, 500 मीटर दूर हैं।
आप नेट प्रोटोकॉल है, कृषि मंत्री का सेक्रेटरी एक चिट्ठी लिखता है किसान संगठनों को कि आइए वार्ता कीजिए। अगर उसके बाद किसान संगठन नहीं जाए तो कहा जाता है कि भाई किसान संगठन नहीं माने। आप बताइए 11वें दौर के बाद क्या एक भी चिट्ठी सरकार की तरफ से आई? नहीं आई। लेकिन इनके प्रवक्ता इतनी थेथराई करते हैं, इतना झूठ, इतना छल और इतना कपट करते हैं कि साहब किसान नहीं मान रहे। अरे भाई, किसानों को आपने लिख के दिया कि साहब अनकंडीशनल बात हम करने के लिए तैयार है, कुछ नहीं लिख के दिया। कहां से चले जाएं किसान? क्या किसान का स्वाभिमान नहीं है? 1000 से ज्यादा किसान मर चुके हैं और ये सरकार कह रही है कि आंकड़ा नहीं है। अरे पंजाब से ले लीजिए, 220 किसानों का मुआवजा हमने 15 करोड़ से ऊपर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने, वही वाला आंकड़ा उठा लीजिए आप। लेकिन इन लोगों को समस्या ये का समाधान कैसे निकाला जाए? एमएसपी की लीगल गारंटी आप भी नहीं देनी। अपोजिशन में अपने अनुभव बताएं कि हम इसका समाधान निकालें ना। समस्या तो है, समाधान क्या है? इससे सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, मैं किसान हूं और इसका समाधान इतना आसान है। मैं आपसे, आप ही के चैनल पे कहता हूं और नेहा शालिनी दुआ बहन से भी कहता हूं, आज आप इसके समाधान की 100% जिम्मेवारी जो एक क्या नाम लखनऊ के सांसद है उनको दे दीजिए, वो निकलवा देंगे। कारण क्या, वो समझते हैं चीजों को। आप एमएसपी की लीगल गारंटी दे दी। आप एक बात बताइए ब्रजेश भाई, अगर सरकार कह रही है कि 1800 रुपए से नीचे गेहूं नहीं बिकनी चाहिए, तो उसको यह कह देने में क्या दिक्कत है कि साहब कोई भी खरीदेगा 1800 से नीचे नहीं खरीदेगा। अगर धान कोई खरीदेगा 1850 से नीचे नहीं खरीदेगा, मक्की कोई खरीदेगा 1850 से नीचे नहीं खरीदेगा। गन्ने के दाम हम हर साल 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाएंगे। आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर लीगल गारंटी मिल जाए तो हम समाधान निकाल सकते हैं? जी, 75% से ज्यादा समाधान निकल जाएगा ब्रजेश भाई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो फूड एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955 का, उसमें जब सरकार परेशानी में आती है, अभी दालों के लिए परेशानी में आई थी तो इन्होंने तुरंत लगा दिया वो एक्ट, और किसानों के लिए आप एक्ट खत्म कर दे रहे हैं, मंडियों को खत्म कर दे रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को कह दे रहे हैं कि ब्रजेश मिश्रा, सुरेंद्र राजपूत जब चाहे आधार कार्ड लेकर के हरनाम सिंह से खरीद लें इनकी फसल और लेकर के इनको चेक दे करके गायब हो जाएं। कोई वो नहीं। प्रहलाद पटेल है, इनके मंत्री हैं भाजपा के मध्य प्रदेश में, उनके सगे भाई ने 5 करोड़ की डकैती का, चोरी का आरोप लगाया है कुछ व्यापारियों के ऊपर कि साहब हमारे यहां से चना और सोयाबीन लेकर के चेक देकर के निकल गए और वो सारे चेक बाउंस हो गए। मध्य प्रदेश में 270 मंडियां बंद हो गई। आप जो सरकारी मंडियां होती हैं, उसका जो व्यापारी है वो जीएसटी भी लेता है, वो उसके पास जीएसटीएन नंबर होता है, उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं और एक सॉल्वेंसी होती है। जी। प्राइवेट प्लेयर तो सुरेंद्र राजपूत, ब्रजेश मिश्रा खड़े हुए और आधार कार्ड के हिसाब से ले लिया। तो ये जो नॉन लेवल प्लेइंग है, हम दो और हमारे दो के लिए है। अरे मुझसे ये सब मत खरीदवाओ भाई, क्या और परेशान करवाना चाहते हो? मैं इससे मत खरीदवाओ ये सब अनाज। आप ही खरीद लो। आपको ब्रजेश जी जितना परेशान करना था कर चुके हैं। जी, मैं मनोज सिंह काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 8 महीने पूरे हो गए हैं और हम ये किसान आंदोलन गहराता जा रहा है। मेरी चिंता इस बात की है कि किसान भाइयों को सड़कों पर नहीं होना चाहिए, अपने घरों पे और खेतों पर अपने काम में होना चाहिए। हम इसका समाधान कैसे निकालें, क्योंकि अब ये लड़ाई दिल्ली से चलते हुए लखनऊ की तरफ बढ़ रही है। ये चिंता की बात है। बेहद चिंता की बात है और गंभीर बात है। इस पर बात रखने से पहले बस एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपके चैनल ने और जो आपके संस्थान ने 8 महीने से ही नहीं बल्कि विगत 7 सालों से जो किसानों की पीड़ा है, उनके जो फसल की पीड़ा है, कोरोना में जो मरते लोगों की पीड़ा थी, उसको जब उठाया है आपने, लोगों की जो असली लोकतंत्र के मायने होते हैं, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं वो वही है कि लोकतंत्र का मूल्य असहमति होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है और आलोचना होती है। इन तीनों मूल्यों को लेकर के अगर देश में कोई संस्थान खड़ा रहा तो बहुत सादगी के साथ कहना चाहती है समाजवादी पार्टी कि भारत समाचार खड़ा रहा। और जब मूल्य के साथ भारत समाचार की लोकतंत्र के मूल्य मजबूत रहें, इसके लिए खड़ा रहा, तो भारत समाचार के साथ जो सरकार ने जो दुर्व्यवहार किया है छापे डलवा करके, उसकी सर्वप्रथम हम सभी निंदा करते हैं। और शालिनी बहन को बताना चाहते हैं बहुत विनम्रता से कि मुझे नहीं लगता
कि इनको जायद, खरीफ और रबी के फसलों की भी जानकारी होगी। एनसीआरबी का डाटा है कि विगत सिर्फ 2 सालों में 42,460 किसानों ने सुसाइड किया है। जो ये आंदोलन 8 महीने में चल रहा है, इसमें 600 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई है। लेकिन जो लोग आम चुभते सवालों से, आम आदमी का सवाल, महंगाई का सवाल, जो ये तीनों कानून हैं, उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून था उसको ख़त्म करने का ही नतीजा ये है कि आपने देखा होगा कि विगत 8-9 महीने में जो महंगाई दर है वो खुदरा महंगाई दर 17% से भी ज़्यादा हो गई है। आप देख रहे होंगे कि तेल के दाम क्या हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दाम क्या हैं। अब पहले ये था कि जब कोई बड़ा उद्योगपति किसी आवश्यक वस्तु का भंडारण करेगा तो उस पर सरकार छापा डालेगी कि ऐसा ना हो, जमाखोरी और ये कालाबाजारी ना बढ़े, उसको छूट दे दिया गया। तो जो टिकैत साहब बात कह रहे थे, हालांकि उनको जो संज्ञा है जो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मवाली की है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि इस देश में 192 किसान सांसद लिखते हैं कि वो किसान हैं। ये सवाल सिर्फ किसान बचाने का नहीं है, ये सवाल देश बचाने का है। चूंकि ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय इकोनॉमिक, भारतीय अर्थशास्त्र और भारतीय जो व्यवस्था है, जो भारत का अर्थतंत्र है, वो किसान आधारित है, कृषि आधारित है। तो जब किसान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। आप देख लीजिए पर इसका तो आपको राजनीतिक लाभ होगा अगर ये लोग यहाँ पर दिल्ली, लखनऊ में दिल्ली जैसे हालात करते हैं तो। हमें सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल इस देश के बचाने का है। अगर इस देश में किसान बचा रहेगा, जब कोरोना की प्रथम लहर आई तो उसमें देखा आपने कि जब इंफ्रा का और इंडस्ट्री का सारे जो विकास के जो स्तर थे जब माइनस में चले गए, तो उस दौर में भी अगर कोई एक सेक्टर था जिसने विकास दर को बचाए रखा 3.4% के दर से, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का ही था, खेती थी। और जिस सरकार ने स्वयं वसूल ये एग्री किया हो आज ही अभी सदन में कि मैंने देश के लोगों से 3.31 लाख करोड़ रुपए डीजल पेट्रोल पर टैक्स लिया हो। मतलब डीजल पेट्रोल पर टैक्स आप किससे ले रहे हो? उस गरीब से भी ले रहे हो जिसकी मां बीमार है, वो मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल नहीं जा सकता। उस आम आदमी से भी ले सकते हो जिसकी बिटिया गाड़ी से स्कूल जाती थी, स्कूटी से छोड़ता था, वो भी अब नहीं छोड़ पा रहा है। उस मरते हुए मरीज से भी ले पा रहे हो जो एम्बुलेंस का पैसा तक नहीं दे पा रहा। तो इस तरह से अब सभी का, और देखिए आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो बाजार होता है, जो उद्योगपति होता है, बाजारीकरण का एक फायदा होता है कि वो एकाधिकार चाहता है। और इस देश के सारे सेक्टर कोलैप्स है, कृषि बचा है और मोदी जी की सरकार बहुत शुक्रिया आपका। मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू, अडानी ग्रुप शुक्रिया और अंबानी ग्रुप राष्ट्रीय लोक दल के किसानों की खेती देनी चाहिए। रोहित अग्रवाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रोहित, ये आंदोलन किसानों का कब तक चलेगा? इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? और अब बात तो लखनऊ तक आ रही है। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, वीरेंद्र सिंह जी को बधाई कि आपने जो सत्यमेव जयते आप लिखते हैं उसको आपने जीने का काम किया है और उसको आपने आगे ले जाने का काम किया है। आपने एक हिम्मत दी है हर व्यक्ति को, हर देश में गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को कि हम ना डरे हैं ना डरेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आपने जो जेस्चर शो किया है, ये शायद मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो अहंकार में डूब चुकी है, ये उसके पतन की तरफ एक मील का पत्थर साबित होगा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज देश का हर वो व्यक्ति जो सत्य के साथ खड़ा है, जो देश के चौथे स्तंभ की गरिमा में विश्वास रखता है, वो आपकी तरफ देख रहा है। बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि किसानों का मसले का समाधान कैसे निकालें? ब्रिजेश जी, जिस तरीके से आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने किसानों को नया संज्ञान दिया और नया बताया कि उन्होंने साहब डकैत हैं, ब्लैकमेलिए हैं और मवाली हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा है इस समाधान को निकालने की? भाई, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और कई बार बता चुके हैं। ये नेहा जी का अपना स्टाइल है, वो मेरे साथ जब भी डिबेट में आती है कुछ ऐसा जरूर बोलती हैं। ये उनका कहने का स्टाइल है। आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, बुरा इसलिए लग रहा है ब्रिजेश जी कि मुझे जो मेरा अपना स्टाइल है कि अगर नेहा जी महिला ना होती तो मैं शायद ये सारे शब्द इनको अनइंटरप्टेड बोलने ना देता, लेकिन क्योंकि ये महिला थी और हमारे दल, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, हमारा दल महिलाओं का बहुत सम्मान करता है। धमकी दी थी तो आपने उनको, मैंने टोका उनको, मैंने टोका कि गलत है, मैंने 3 बारी बात बोली उनको। आप चिंता ना करें, आपका मैं पूरा सम्मान करता हूं। रोहित बोले। ब्रिजेश जी, निरंतर देश में किसानों का अपमान किया जा रहा है और आप ये देखिए कि 26 जनवरी को
यही स्थिति राकेश टिकैत जी के साथ इन्होंने लाके खड़ी कर दी थी जब वो टूट गए थे और पूरी बुरी तरीके से रोने लग गए थे, जब हमारे श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी ने उनका समर्थन करके इस किसान आंदोलन को बचाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी हर सच की आवाज को दबा देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति की आवाज को दबा देना चाहती है जो देश के हित में सोचता है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके इसका के समाधान हम लोग रोहित कैसे निकालें, मेरी चिंता इस बात की है। इस देखिए, मसले का समाधान कैसे? समाधान सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का है। अपने अहंकार को भारतीय जनता पार्टी दूर रख दे। जो इन्होंने एक अहंकार बना लिया है कि हमने जो कर दिया वो हम वापस नहीं ले सकते। ये अगर आपने गलती की है आप उसको स्वीकार मानिए उसको कि आपने गलती कर दी है। और देश का 70% व्यक्ति किसान है और जब वो कह रहा है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए गलत है, तो आप ही आपकी पार्टी में आधा परसेंट लोग नहीं आप मुझे बताइए कि जब कितने किसान समझदार हैं जो आप बचा लेंगे। चाहिए, ये कानून जबरन उन्हें क्यों दिया जा रहा है? इसका कोई समाधान निकालने के लिए आपकी पार्टी की सरकार पहल क्यों नहीं कर रही है? नेहा जी तो शांति से आप एक बार जवाब सुन लीजिएगा। मैंने भी सबको सुना है। मैं ये कहती हूँ, पहली बात तो ये कि मैंने टिकैत साहब को डकैत बोला है, मैंने बाकी सारे किसानों को नहीं बोला। तो आप जो है पूरे किसानों को, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को सिर्फ एक टिकैत जी से जोड़ते हैं, तो ये गलत बात है। और यहाँ रही बात जो बैठ के किसान अपने आप को किसान नेता बोलते हैं, ज्यादा तेज बार न चलाओ मैडम, बार बार अगर आप कहोगी ना, एक सेकंड, अगर ये किसानों का अपमान है और अरे मैं यूपी में विधानसभा पे बैठा हूँ, मैं डरती नहीं। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ पे लखनऊ में क्या कर बैठा रहे हैं? हूँ, कोई डराने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे। आप तो सत्ता में हैं। मैं यही बैठा हूँ लखनऊ में, सत्य बोलिए। मैं लखनऊ में बैठा हूँ। अरे कहीं अलग नहीं हूँ। अरे डकैत होंगे तुम्हारे माँ बाप, ऐसे मत बोलो, तुम्हारी पार्टी, ऐसे मत बोलो, झूठों की पार्टी। डरती नहीं हूँ और तुम जैसे डकैतों से मैं अरे चुप रहो। नहीं, सभ्यता के साथ, सभ्यता के साथ पार्टी में बात करो। बदतमीजी करेगा। झूठी तुम्हारी पार्टी, झूठे आप। झूठे तुम लोग हो। अरे झूठी हो, झूठी। अरे कहाँ चला गया गन्ने का भुगतान? कहाँ चला गया गन्ने का भुगतान? कहाँ चला गया? एमएसपी मांग रहा हूँ। ना हम डरते, हम किसानों कितनी गैस महंगी हो गई, डीजल कितना महंगा हो गया। भर किसान अपने आप को ये मत सोचो कि देश के किसान हो, बाकी बर्बाद गई हो चिल्लाने के लिए। अनाज त्याग दो। तुम यहाँ पे बैठे हो धमकी देने के लिए। अरे डकैत तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी पार्टी झूठी, झूठों का दल, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी पार्टी झूठों की पार्टी, व्यापारियों की पार्टी, व्यापारियों की पार्टी, व्यापारियों की पार्टी, डकैत भारतीय जनता पार्टी, झूठों की पार्टी, नेहा जी इस तरीके की भाषा शैली झूठों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोल के सत्ता में आने वाली पार्टी, किसानों को भ्रमित करने वाली पार्टी, इस तरीके की भाषा हम वाली है। हम आंदोलन करेंगे। वीरेंद्र जी जुड़ रहे क्या? पार्टी में तुम्हारी अनाज का अपमान करना है जी। नहीं, इस तरह देखिए, एक सब शालीनता के साथ हम लोग डिबेट चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और एक दूसरे के सम्मान का भी हमें उतना ही ध्यान रखना होगा। इस प्रकार का आचरण उचित नहीं है, किसी के लिए भी उचित नहीं है, और हम सब एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखें, एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखें, एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखें, और कोई भी ऐसा आचरण ना करें। सब लाखों लोग आप लोग को देखते हैं, सुनते हैं, आप लोगों की विचारधारा को फॉलो करते हैं। एक दूसरे का सम्मान रखें। वीरेंद्र जी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, ये समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? आप मुझे बताइए कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। वीरेंद्र जी बताइए। देखिए, ये वक्त है कि सत्ताधारी दल को 8 महीने की इस आंदोलन पर आज नहीं तो कल बात करना होगा। उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ पर यह आंदोलन चल रहा है, और बीजेपी को पंचायत के चुनाव से ये सबक लेना पड़ेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर उसका सफाया हो गया तो क्यों हो गया। मैडम शांत हो जाइए, आराम से, वन बाय वन अपन लोग बात करते हैं, गुस्सा नहीं करिए, शांत हो जाइए। वो उसका संकेत अगर नहीं समझ पा रही है बीजेपी, तो उसको इसका नुकसान तो विधानसभा चुनाव में भी होगा। उत्तर प्रदेश में किसान 8 महीने से आंदोलन कर रहा है, राकेश टिकैत और उनके साथी। अब सरकार उन पर बात करे, संशोधन करे, कोई रास्ता निकाले, ये वो जाने। लेकिन अगर सितंबर से वो पंचायत की बात कह रहे हैं
और सितंबर से ये मामला चालू हो गया, तो आप समझिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल 4 महीना ही तो चुनाव का बचेगा जी। 3 से 4 महीने में ही चुनावी माहौल बनेगा और बिगड़ेगा। तो किसानों को तो अब मनाना होगा बीजेपी को। अगर बीजेपी किसानों को नहीं मनाएगी तो नुकसान उठाएगी और उसको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर बीजेपी राकेश टिकैत को यूपी में आंदोलन और पंचायत करने से मना लेती है तो वो इसका फायदा उठा सकती है, अन्यथा उनकी जो महापंचायतें हैं ये यूपी की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित होंगी। ये चेतावनी है, ये संकेत है। अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो ये नुकसान उठाएंगे। और देखिए, कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी की सरकार है 5 साल से उत्तर प्रदेश में। एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट होगा, किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, विकास के जो काम हैं, कोरोना का अलग मामला है, कितने पे आप वोट लेंगे और कैसे लेंगे। और जब आपको वोट लेने के लिए तमाम सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा तो उसके जवाब आपके नेता कैसे देंगे। पश्चिम के बहुत सारे विधायक और मंत्री डरे हुए हैं कि ये आंदोलन उनको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब पता नहीं क्यों इस पर बातचीत वाले डरे नहीं हो हुए रही। हैं। लेकिन जी, राकेश टिकैत जो आंदोलन कर रहे हैं उसको 8 महीने से कहा जा रहा है कुछ लोगों का, चंद लोगों का, या अराजक तत्व रहे उसमें या जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि किसान अन्नदाता है। ये बात जरूर है कि संघर्ष का जो समय होता है उसमें आदमी अकेला होता है, लेकिन जिस दिन वो सफलता हासिल कर लेता है सारी दुनिया उसके सामने झुक जाती है। और जिस जिस पर इस संसार ने हंसा है उसी को ये सफलताएं मिली हैं। तो ये राजनीतिक दल भले अपनी लड़ाई लड़ें, लेकिन अगर जनता ने इसको आंदोलन को अपना आंदोलन मान लिया तो बीजेपी का बड़ा नुकसान होगा। और लोग ये बात को जानते हैं कि किसान इतना आसानी से मानने वाले नहीं हैं। महेंद्र सिंह टिकैत को भी लोग जानते हैं और राकेश टिकैत को भी। आज राकेश टिकैत देश में किसानों की एक बड़ी पहचान बने हैं। अब पता नहीं क्यों इस केंद्र सरकार ने इसको बीच में अधर में छोड़ रखा है और यूपी का चुनाव उनके सर पर है। अब वो देखें तय करते हैं क्या करते हैं, लेकिन शोर शराबे से नहीं, किसान को धान का मूल्य कितना मिला इस पर बीजेपी नहीं बोलती है। बीजेपी ने अपनी सरकार के समय में गन्ने का दाम कितना बढ़ाया इस पर अब वो नहीं बोलती है। वो जब विपक्ष में आएंगे तब इस पर सब पर बोलेंगे। डीजल जो है वो किसान को कोई सस्ता नहीं मिल रहा है। जिस दाम पर पूंजीपति खरीद रहा है, जिसके जेब में पैसा है, और गरीब किसान को भी उसी दाम पर लेना पड़ता है। उसको सिंचाई के साधन पर वो निर्भर है डीजल के माध्यम से। करेक्ट। महंगाई जितनी चाहे बढ़ जाए, किसान की सब्जी के दाम तो उतने बढ़ते नहीं। उनके बच्चों की स्कूल फीस उतना ही जाती है। उनको बाजार से दूसरे जो सामान खरीदने पड़ते हैं वो महंगे दामों पर खरीदने पड़ते हैं। तो ये बात, अगर इस बात को लोग समझेंगे तो जल्दी बातें हल हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल चलिए जी, आज पीड़ा ना दिखे, इसमें सियासत दिखे, लेकिन सितंबर से अगर ये पंचायत शुरू हुई 5 सितंबर से, हाँ, तो फिर ये मानिए कि यूपी की सियासत में ये बड़ा परिवर्तन लाएगी और विपक्ष इसको हथियाएगा, लोकेगा। अब ये विपक्ष को अगर कोई हथियार ना देना चाहे तो सत्ताधारी दल इस पर बात कर सकता है। बहरहाल हम सबको इस देश के अन्नदाता और किसानों के साथ रहना होगा और अंतिम दम तक रहना होगा, क्योंकि उनसे हमारा आपका पेट भरता है, हमारा देश चलता है। कि जो तुम कर रहे हो वो हम देखते हैं और किसानों पर होते सितम देखते हैं और किसानों की मेहनत नस्रम देखते हैं और बस उनकी बगावत और दम और खम देखते हैं। और जिन्हें अन्नदाता बुलाती है दुनिया, अब उनकी परिस्थितियां हम विषम देखते हैं और तुम्हारी निगाहों पर पट्टी बंधी है, मगर खुदा की कसम हम सब देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी का नंबर है। सुरेंद्र जी, मुझे आप बताइए, 1 मिनट का वक्त मेरे पास है आपके लिए, जिसमें आप मुझे बताइए कि समाधान के और क्या विकल्प हैं जो आपने पहले बताया, उसके आगे। कहते हैं ना, कैलाश गौतम ने एक जगह लिखा था कि तेज धूप और नंगे पांव
वो भी रेगिस्तान में। मेरे जैसे जाने कितने हैं इस हिंदुस्तान में, और जोता बोया सींचा पाला, बड़े जतन से देखा भाला, और खड़ी फसल तो 7 महाजन भी है खलिहान में। सच बात यह है, मैं आपसे बताऊं, बीरेन जी ने सारी बातें कह दी कि 6,000 रुपए दे करके 22,000 रुपए का खर्चा बढ़ा दिया इस सरकार ने। अगर ये सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दे, एक बात। दूसरी बात, जो 1955 का कानून है उसको स्क्रैप नहीं करे, लिमिट लगानी पड़ेगी आपको, और ये बताना पड़ेगा आपको कि जो बड़े बड़े सेलर लगा रहे हैं अडानी और अंबानी, इसमें जो क्या नाम अनाज इकट्ठा होगा ये सीजन पर नहीं डिस्पर्स किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही सीजन आता है, मक्की का सीजन आता है, तो मक्की अडानी डाल देता है मार्केट में। 1800 की मक्की 800 रुपए में बिकने लगती है। मनोज तो आपके पास 1 मिनट, आप समाधान बताएं। 1 मिनट का समय आपके पास। थैंक यू सर, 10 सेकंड और यही है जी सर, 10 सेकंड प्लीज सुरेंद्र जी, जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। समाधान यह है कि जो लोग परिवार नियंत्रण पर कानून बनाना चाहते हैं वो एमएसपी पर कानून बना दें, आवश्यक वस्तु अधिनियम का कानून जो पहले था उसको एज ए टीज कर दें, और तीसरा ये है कि इस देश के किसानों के फसल का मूल्य मिले, इसकी गारंटी एमएसपी की गारंटी कर दें, उसको लीगलाइज कर दें। ओके, हरनाम इतनी ही सिंह, मांग है। हरनाम सिंह 1 मिनट आपके पास है, आप मुझे बताएं कि आप आंदोलन कैसे खत्म करेंगे। नहीं, हम तो आंदोलन हमारा, हम देखो लड़ाई तो जीत रहे हैं। ये पहला मौका है कि देश की संसद के अंदर वर्तमान सरकार, हालांकि विपक्ष जो है, जो जितनी ताकत लगानी चाहिए उस हिसाब से किसानों की आवाज नहीं उठ रही है जी, लेकिन ये पहला मौका है कि लोकसभा में आज वर्तमान सरकार को बोलने में, अपनी बात कहने में। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक ये कानून खत्म नहीं होंगे आप नहीं उठेंगे? नहीं, कानून जब तक खत्म नहीं होंगे, चल देखो इस देश को और दिल्ली को बचाने वाले, पूरा टाइम दूंगा जी, अपनी बात खत्म करो, 10 सेकंड बचे। देखिए ब्रजेश जी, इस देश को और इस दिल्ली को बचाने वाले हमारे जैसे ही किसान थे, और इस देश का पेट रोहित, मैं भरने वाले आपसे जानना हमारे चाहता जैसे हूं, किसान समाधान हैं। का कोई विकल्प, कोई रास्ता आप सुझाएंगे? नहीं, समाधान तो मैं रोहित से पूछा हूं। थैंक यू हरनाम जी, समाधान शुक्रिया। तो हम चाह रहे हैं थैंक निकल यू, जाए, लेकिन थैंक यू हरनाम जी, प्लीज। मुझे भी बोलने मैं का दूंगा, मौका समय दीजिए। पूरा दूंगा, लास्ट में आप ही को टाइम दूंगा। ब्रिजेश कंक्लूड आप ही से करूंगा। यस रोहित, बोलिए आप। ब्रिजेश जी, जनतंत्र में जब भी गतिरोध हो तो जन की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि तंत्र जो है वो जन से ही बना है, और जन के ही आगे आने से, वोट देने से तंत्र बनता है, और तंत्र एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, एक प्रतिनिधि मंडल होता है उस जन का। तो जब जन अगर ये कह रहा है कि ये काले कानून हमारे खिलाफ हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि काले नेहा जी, कानून वो है, हमारे आपके अपने? पास 1 मिनट का समय है, और आप ये मुझे बताइए कि इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए और समाधान का रास्ता क्या है। जो ये बोल रहे हैं जनतंत्र में, जन जब साथ में पार्टी के साथ खड़ा है तो फिर तंत्र को हमें क्या जरूरत है ये सब करने की? मैडम, कुएं के बाहर निकल के देखिए, जन आपके पास सिर्फ नहीं नेहा जी खड़ा है। बोलेंगे। नो, आपकी बात कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ नेहा जी बोलेंगी। अगर हमारे को सिर्फ नेहा जी की आवाज। तो आप लोग हमें बोलने का मौका देते हैं, आप ना बोलिए, आप हमारे बोलिए, मैं को पूरा करने का टाइम मौका दे है। जब हम किसानों से बात करने के लिए तैयार है, बार बार कहा जाता है फोन कीजिए, और यहाँ पर बोला जाता है नहीं, वो एक ही बात कहते हैं कि हम सिर्फ इसको काले कानून को हटाएंगे तो ही हम बात करें। फिर बात क्या करनी है जब आपने पहले तय कर लिया कि सिर्फ हटाओ, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता? तो ब्लैकमेल इस वक्त कौन कर रहा है? सरकार बार बार कह रही है आइए बताइए क्या क्या गलतियां हैं, हम उसमें संशोधन थैंक यू, करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। करेंगे। लेकिन क्यों नहीं सुन रहे किसान? और किसान नहीं, सिर्फ ये डकैत जो है वो नहीं सुन रहे। फिर आप उनको डकैत बोल रही हैं, अभी वो कुछ बोलेंगे तो फिर आपको झूठे, बोलेगा। भाजपा के झूठे, भारतीय जनता पार्टी झूठी, उनके प्रवक्ता झूठे, झूठ बोल के सत्ता में आने वाले डकैत, भारतीय जनता पार्टी के डकैत, भारतीय जनता पार्टी डकैत, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के सत्ता में आने वाली, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी, व्यापारियों की पार्टी, झूठों की पार्टी, झूठ बोल के किसानों को, व्यापारियों के साथ धोखा करके सत्ता में आने शालीनता कहाँ वाले चली गई? भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू, डिबेट ओवर, थैंक यू। वाली इस तरह मत लड़ें पार्टी। प्लीज, मुझे दुख हो रहा है आप लोग इस तरह लड़ते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।